हेलो एंड ग्रेट वेलकम, दिस इज़ एजुकेटर कविता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मंथली करंट अफेयर्स को, जिसमें उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि किस इंडियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है नेव ई कैश, और ये है इंडियन नेवी के नाम पे। तो किस भारतीय बैंक ने भारतीय नौसेना के नाम पे एनएवी जो ई कैश है वो लॉन्च किया गया है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए तो काम करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ ऑफलाइन जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए भी काम करेगा। क्योंकि नेवी में अक्सर ये देखा जाता है कि कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, तो इसीलिए इस कार्ड को लॉन्च किया गया है। एंड आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, जिसको हम कहें कि 1 जुलाई 1955 को बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका पहले जो नाम था वो था इंपीरियल बैंक। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर भी अपनी सर्विसेज देने वाला बैंक बन गया है। यहाँ पे हम कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई, जो कि इसका फाउंडेशन डे रहता है। 1955 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पे तस्वीरें हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, और ये सब तस्वीरें हैं। यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा डबल्स का जो टाइटल है वो जीता गया है सानिया मिर्जा के द्वारा और जांग शुआई के द्वारा। जांग शुआई जो है ये चाइना से बिलोंग करती हैं, टेनिस की प्लेयर हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओस्त्रावा ओपन में, मतलब जीता गया है सानिया मिर्जा और जांग शुजाई की जुगल जोड़ी जो है इन्होंने जीता है। और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था चेक रिपब्लिक के अंदर, चेक गणराज्य के अंदर। यहाँ पे हम इनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं, जांग शुजाई और सानिया मिर्जा जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, एंड जांग शुजाई जो कि चाइना को रिप्रेजेंट करती हैं अपनी अपनी ट्रॉफीज के साथ। उसके साथ यहाँ पे देखिए एक होता है फेड कप अवार्ड। ये जो है ये एक तरह से किसके नाम पे है? फेड कप अवार्ड जो है ये है बिली जीन किंग कप भी इसका नया नाम है, और ये दिया जाता है टेनिस के अंदर। वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है वो होता है विंबलडन ओपन, जो कि 1877 में ग्रास कोर्ट में नॉर्मली ये खेला गया था, और अब भी ये ग्रास कोर्ट में ही खेला जाता है। 2021 के मेंस के जो चैम्पियंस रहे, मेंस के सिंगल्स के अगर हम चैम्पियंस की बात करते हैं तो वो रहे हैं विंबलडन में नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं, और सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं, मेंस का सिंगल खिताब जो है वो जीता गया नोवाक जोकोविच के द्वारा। और वुमेन्स की बात करते हैं तो ये है बारबोरा क्रेजिकोवा। और US ओपन की अगर हम बात करते हैं तो ये जीता गया इमा रामाकांडू के द्वारा। एंड मेंस का अगर हम बात करते हैं तो डैनियल मेदवेदेव जो कि रशिया से आते हैं, और इमा रामाकांडू जो कि ब्रिटेन से आती हैं। इन्होंने किसको हराया था? लेलाहा फर्नांडिस जो कि कनाडा से हैं। ओके, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में वुमेन्स का विंबलडन ओपन जो है वो किसके द्वारा जीता गया, अगर मेंस का जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। ओके, अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं तो जिम लैंड जोन जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर याहू का। याहू एक सर्च इंजन है, जैसे हमारे पास गूगल होता है, याहू होता है, ये सर्च इंजन्स होते हैं। और एक और क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे जो सर्च इंजन होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ पे रखते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया होगा। जिम लैंड जोन जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याहू के। नेक्स्ट इज कौन से प्लेटफॉर्म के द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है पे बाय नाउ पे लेटर पोस्ट पे? ये जो है ये किस प्लेटफॉर्म पे, कहाँ से
हम कह सकते हैं डिजिटल पेमेंट किसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा भारत पे के द्वारा। और इसमें हम ले सकते हैं 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट, 10 लाख रुपए तक का उधार ले सकते हैं। इन केस कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास उतना कैश नहीं होता है, तो इसमें हम रजिस्टर कर सकते हैं मोबाइल से। जो भी हमारी सिंपल डिटेल्स होती हैं मोबाइल से रजिस्टर होगा और फिर हम भारत पे से क्रेडिट ले सकते हैं। 10 लाख मैक्सिमम है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं भारत पे के सीईओ कौन है, तो भारत पे के सीईओ हैं अशनीर ग्रोवर। अशनीर ग्रोवर जो हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, सीईओ हो जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे ग्रोवर जी। एंड अगर हम बात करते हैं इसके साथ ही रजनीश कुमार जो कि एक्स हम कह सकते हैं सीएमडी भी रह चुके हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो वो भी बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होता है भारत पे का उसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और अभी करंटली एक और इन्फॉर्मेशन थी IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस में पहले जो अमाउंट होती थी मैक्सिमम 2 लाख की, अब उसको इंक्रीज करके 5 लाख में कन्वर्ट कर दिया है। यानी एक ट्रांजैक्शन में आप 5 लाख रुपीज़ भी सेंड कर सकते हैं। और IMPS जो है 24/7 24 घंटे 7 दिन चलने वाली ये एक तरह से हमें प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज रिसेंटली विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू बिल्ड अ सेमीकंडक्टर चिप प्लांट। किसके साथ हम सेमीकंडक्टर चिप प्लांट बना रहे हैं, क्योंकि चिप्स जो होती हैं वो हर जगह यूज़ होती हैं। जैसे कि आपको पता है जब से कोविड-19 हुआ है तब से मेन जो हो गया एक तरह से वर्क फ्रॉम होम वाला क्राइटेरिया इस्टेब्लिश हो गया, जिसमें क्या हो रहा है कि सभी घर से काम कर रहे हैं, लैपटॉप्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हमें गैजेट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने लग गई है। तो कहीं ना कहीं वोकल फॉर लोकल वाला कंसेप्ट जो है यानी आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी द्वारा हमेशा इनिशिएटिव लिया जाता है, वोकल फॉर लोकल को और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है कि सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो हम इंडिया में एस्टैब्लिश करेंगे। किस कंट्री के साथ बायलैटरल यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया है, ताइवान के साथ। ताइवान में दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप प्लांट बनाने की कंपनी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए ताइवान जो है ये हो गया चाइना और दिस इज़ द ताइवान। ताइवान जो है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इफेक्ट दिखाता है चाइना। और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएंगी साई इन वैन। आप ऐसे याद कर सकते हैं एक ट्रिक से कि साई जी कहाँ हैं, वैन में हैं। तो साई इन वैन जो है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि बिल्कुल शी जिनपिंग के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करती हैं और ताइवान को कहीं ना कहीं वर्ल्ड में इंडिपेंडेंट पावर दिलाने की भी कोशिश उनके द्वारा की जाती है टाइम टू टाइम। इससे पहले देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा भी ताइवान के साथ डीलिंग की गई थी सेमीकंडक्टर को लेकर। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी ये मतलब इनिशिएटिव जो है इंडिया की तरफ से भी लिया गया कि कहीं ना कहीं जब यूनाइटेड स्टेट्स आगे बढ़ सकता है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो देखिए इंडिया ताइवान ने मेगा जो एक तरह से प्रोजेक्ट है जिसको हम कह सकते हैं 56,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर की डील की है। और अगर हम डॉलर्स की टर्म्स में बोलें तो 7.5 बिलियन। भारत का बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही साहसिक कदम उठाया गया है। TSMC और UMC यहाँ पे बहुत बड़ी वर्ल्ड की टॉप ग्रेड सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं। चिप को यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में, लैपटॉप्स में, CCTV में, क्लोज सर्किट टेलीविज़न जो होता है, और इसमें सिलिकॉन यूज़ होता है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से सेमीकंडक्टर डिवाइस है। नेक्स्ट हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो अतुल भट्ट जो हैं इन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड CMD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। देखिए जब भी हम बात करते हैं ना, एक होती हैं महारत्न कंपनियां,
एक होती है नवरत्न, जो इससे थोड़ा सा कम मतलब जिसमें कैपिटल होती है। एक होती है महारत्न, नवरत्न, और एक होती है मिनी रत्न कंपनीज। तो इसमें जो भी चेंजेस होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टोटल महारत्न कंपनीज पहले 10 थी और अब हो गई हैं 11, और नवरत्न जो थी वो 74 और अब 73 हो जाएंगी, क्योंकि नवरत्न कंपनी से ही एक कंपनी निकल के महारत्न बनी है। ये हम अपनी आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक जो होते हैं आयोग, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सरदार इकबाल सिंह जी। यहाँ पे ये जो है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी को माइनॉरिटी अफेयर्स जो होते हैं, मतलब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का हेड चुना गया है। यहाँ पे हम उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज में भी अपना योगदान दे चुके हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर जो हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री इनके पास है और इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। देखिए मिनिस्टर्स की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक होती है मंत्रिमंडल और एक होता है मंत्री परिषद। दोनों में क्या डिफरेंस है आज मैं आपको ये भी बता देती हूँ। और एक होती है किचन कैबिनेट, ये क्या होती है ये भी देख लेते हैं हम, किचन कैबिनेट क्या होती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के अंदर क्या होता है कि जो एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्लस उनकी जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट के अंदर क्या होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्रालय जो होते हैं, पोर्टफोलियो होते हैं, वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। पोर्टफोलियो जो भी होते हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय हो गया, इसके अलावा जो वित्त मंत्रालय हो गया, और मतलब बहुत ही रक्षा मंत्रालय, जो बहुत ही अहम जो होते हैं ना वो होते हैं कैबिनेट के अंदर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। और जो किचन कैबिनेट है वो भी होती है प्राइम मिनिस्टर प्लस जो उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कम से कम जो कैबिनेट वाले होते हैं 30 से 32 तक होते हैं, इससे ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ती है। मिनिस्टर्स को बनाने के लिए भी एक यहाँ पे होता है 15%, यानी लोकसभा के टोटल अगर हम मेंबर ले रहे हैं 543 तो इसका 15%, और ये लगभग बनेगा 82, तो 82 मंत्री बना सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए इसे किचन कैबिनेट भी, इसके अलावा नो एंट्री, किसी भी मिनिस्टर की किसी भी एमपी की नो एंट्री होती है। मंत्री परिषद के अंदर क्या होती है अभी मैंने आपको बताया, पीएम प्लस कैबिनेट होती है, प्लस इसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज जो होते हैं। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब होता है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट चार्ज, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये 1 या 2 मुश्किल से 3 बनाए जाते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं कैबिनेट से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कम इनका मतलब एक तरह से लेवल होता है, बट ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती है प्राइम मिनिस्टर के। और इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि कैबिनेट में जिनको कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया जाता उन्हें फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वालों को इसमें शामिल कर दिया जाता है। प्लस में एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये काफ़ी होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं काफ़ी होते हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। प्लस में एक होते हैं डिप्टी, हम कह सकते हैं डिप्टी जो होते हैं मिनिस्टर्स, ये जस्ट बनाए जाते हैं। जो भी अबव हमने डिस्कस किया मंत्रालय, उनको जस्ट हेल्पर्स, ये जितने भी मंत्रालय होते हैं उनको हेल्प प्रोवाइड ही करते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीएम एंड कैबिनेट, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए मंत्रिमंडल को अंदर बना सकते हैं, अगर एक फ्लो चार्ट से डिस्क्राइब करना, ये हो गया मंत्रिमंडल, और उसके बाद आप अलग अलग यहाँ पे मिनिस्ट्रीज बना के पूरा बता सकते हैं कि ये हो गया आपका मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जो होती है ये संख्या में ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम पावर की बात करें तो मंत्रिमंडल के पास ज़्यादा होती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास होती है। और मंत्री परिषद को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सभी मिनिस्टर्स आ जाते हैं जो भी बनाए जाते हैं, 82 जिनकी बात की। वैसे नॉर्मली एमपीज जो होंगे वो सांसद होते हैं, उनकी जस्ट प्रेजेंस होती है। तो ये छोटा सा टॉपिक भी मैंने आपको कवर कर दिया, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट ने एक तरह से वो फर्स्ट स्टेट बन गई है इंडिया की जो इम्प्लीमेंट करेगी, लागू करेगी साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर में देखिए बिजली के कट लग जाते हैं, और इसके अलावा साइबर जो क्राइसिस होता है तो उससे क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उस बिजली क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए, सो दैट कि जो साइबर क्राइसिस एक संकट आ जाता है उसे मैनेज किया जा सके। तो ये संकट देखा गया था महाराष्ट्र के अंदर, और सबक लिया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल है भोपाल। अगर सीएम की बात करते हैं तो यहाँ के सीएम हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की तो वो है मंगूभाई छगन भाई पटेल जी, जो कि गुजरात से आते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। किस स्टेट के द्वारा नुआखाई फेस्टिवल जो होता है वो सेलिब्रेट किया गया? तो ऑप्शंस हैं आपके पास, इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा मतलब उड़ीसा हो जाएगा, जो कि जहाँ पे पूरी यात्रा बहुत फेमस है, जहाँ पे आपको कोस्टल रीजन भी मिलेगा। तो नुआखाई जोहर ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा सैंड कैसल, मतलब बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। और ये जो फेस्टिवल है नुआखाई, एंड दिस इज रिलेटेड टू द हार्वेस्टिंग, यानी फसलों की कटाई से जुड़ा हुआ है ये। और गणेश चतुर्थी जो होती है उससे नेक्स्ट डे इसको बनाया जाता है। और चावल की फसल, धान से रिलेटेड है ये। काफ़ी अच्छा फेस्टिवल है जिसमें कि चावल की जो पकवान होते हैं वो भी बनाए जाते हैं, रेसिपीज बनाई जाती हैं, उत्सव बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ओके, इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो हर साल कब बनाया जाता है? तो इंडियन एयरफोर्स बनाया जाता है 8 अक्टूबर को। देखिए 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। लेकिन क्या होता है, देखिए रॉयल इंडियन एयरफोर्स, और इस साल जो बनाया गया है वो रहा है 89 नंबर का एडिशन, यानी 89वां एडिशन बनाया गया है। तो इसके साथ साथ देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो एयर चीफ मार्शल हैं वो कौन है, अभी न्यू 1 अक्टूबर से अपॉइंट हुए हैं 2021 से। इनका नाम है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जी, वीआर चौधरी भी इनको बोला जाता है। तो ये हैं एयर चीफ मार्शल, और इन्होंने किसकी जगह लिया है? RKS भदौरिया, जो पहले होते थे एयर चीफ मार्शल, जो रिटायर हो गए हैं। और इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही हम कह सकते हैं आदर्श वाक्य अगर बात की जाए तो वो क्या है, वो हो जाएगा टच द स्काई विद ग्लोरी। टच द स्काई विद ग्लोरी इसका आदर्श वाक्य है, जो कि भगवत गीता के अध्याय 11 से लिया गया है, यानी चैप्टर जो 11 है वहाँ से इसको लिया गया है। और 1950 के अंदर क्या होता है, यहाँ पे रॉयल इंडियन एयरफोर्स से वर्ड जो था रॉयल हटा दिया गया था, क्योंकि इंडिया उस टाइम इंडिपेंडेंट भी हो गया था, और 1950 में फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इम्प्लीमेंट हो गया था। तो होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट इज, हाल ही में भारत ने 3 साल के कार्यकाल के लिए छठी बार किस संगठन के रूप में सदस्य के रूप में फिर से इंडिया को चुना गया है? तो होप सो ये लोगो देख के आपको क्लियर हो गया होगा। UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, काउंसिल, यहाँ पे वर्ड हो जाएगा काउंसिल, कमीशन नहीं है। तो ये एक एजेंसी है, ये एक संस्था है किसकी? यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 को बनाया गया था। इसीलिए यूएनओ डे जो होता है वो भी 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जिसके हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो ये है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। एंड अगर इसके मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो वो है 47। तो इसकी वोटिंग कहाँ से हुई? देखिए हमने वर्ड यूज़ किया है इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब होता है चुने जाना। तो वोटिंग हुई है
यूनाइटेड नेशन जो यहाँ पे जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली के द्वारा, महासभा के द्वारा यहाँ पे मेंबर्स बनाए गए हैं। टोटल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि ऑर्गन है यूएनओ का। यहाँ पे देखिए 193 सदस्यों के द्वारा यहाँ पे वोटिंग की गई और इंडिया को बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ यहाँ पे इंडिया को चुना गया है। ओके, तो हम देख सकते हैं हेडक्वार्टर्स हमने देख लिए। यहाँ पे 47 जो है ये मेंबर्स हैं और छठी बार चुना जा रहा है इंडिया को, यानी इससे पहले भी चुने जा चुके हैं इंडिया को 5 पहले भी। तो भारत जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत ही एक धन्यवाद किया गया है TS त्रिमूर्ति जी के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया की तरफ से, स्थायी मतलब हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को वहाँ पे यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो उन्होंने बहुत ही एक थैंकफुल नोट लिखा है कि इंडिया गेट्स री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2022 to 24। यहाँ पे देखिए टेन्योर की बात की जाए तो ये 3 साल के लिए चुने जाते हैं, 3 साल का इनका कार्यकाल होता है और यहाँ पे इंडिया ने बहुत ही अपना एक वेलकम दिया है। उसके बाद अगर बात की जाती है, देखिए हेडक्वार्टर यहाँ पे न्यूयॉर्क हो जाएंगे और इसके साथ साथ 16 और कंट्रीज़ ने भी यहाँ पे उनको भी चुना गया है, री इलेक्ट किया गया है। और सबसे बड़ी न्यूज़ रही है यूएसए की, क्योंकि जो बाइडेन जो हैं अब यहाँ के प्रेसिडेंट हैं 46 नंबर के, उन्होंने क्या किया है कि देखिए पहले जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था अपने नाम को, ये कहा था कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती है, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। लेकिन जो बाइडेन प्रशासन का ये कहना है कि अगर सिस्टम को सही करना है तो सिस्टम के अंदर आपको घुसना भी पड़ेगा, यानी दोबारा से मेंबर बना लिया गया है यूएसए को। तो बहुत बड़ी खबर अपने आप में। नेक्स्ट देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जिसका नाम अब चेंज करके कर दिया गया है रामा गंगा नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ पे रिवर जो होती है राम गंगा रिवर जो होती है वो बहती है। टाइगर रिजर्व है, टाइगर को रिजर्व किया जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ पे सफारी हो रही है। और एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1936 के अंदर। ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसके साथ साथ ये वर्ल्ड, हम कह सकते हैं कि एशिया का भी सबसे पुराना पार्क है ये। 1936 के अंदर जिम कॉर्बेट जो कि हंटर थे एंड देन ही टर्न्ड इनटू कंजर्वेशनरिस्ट, मतलब वो संरक्षण करने लग गए थे वातावरण का, तो उनके नाम पे उत्तराखंड में है ये सिचुएटेड, वहाँ पे इनका एक तरह से उनके नाम से ये एस्टेब्लिश किया गया। देखिए अब मैं आपको एक बेसिक सा डिफरेंस बताती हूँ। एक होता है नेशनल पार्क, एक होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य जिनको हम बोलते हैं, और एक होते हैं आपके हम कहेंगे कि नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, और एक इसके साथ साथ होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। इन तीनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। और एक होते हैं जैसे टाइगर रिजर्व्स होते हैं, ये भी एस्टेब्लिश किए जाते हैं। टाइगर रिजर्व हो गए, यानी टाइगर्स को रिजर्व करने के लिए 1973 के अंदर जो टाइगर हैं उन्हें एक तरह से क्या किया गया था, हमारा जो नेशनल एनिमल होता है वो बनाया गया था, नेशनल एनिमल, क्योंकि पहले लॉयन होता था इससे पहले। लेकिन ये चीज़ देखी गई कि जो टाइगर हैं वो तो देखने को ही नहीं मिलते हैं, उनकी तो संख्या ही बहुत कम है। फिर फाइनली हमने चेंज किया कि जो टाइगर है वो तो बहुत जगह मिल जाएंगे आपको इंडिया में, लेकिन अगर आप बात करते हैं कि लॉयन की, वो तो सिर्फ आपको गिरी के जंगल में मिलेंगे या बहुत कोई एक आधी गिनी चुनी सी जगह पे। तो यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम में। शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑन दैट टाइम। ओके, अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है? नेशनल पार्क जो होते हैं इनके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि हंटिंग हो गई या कटिंग ऑफ वुड हो गया, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। बिल्कुल ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड, क्या बिल्कुल बंद होती है, बैन होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एक लेवल तक अलाउड होती हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पे देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर क्या होता है, प्रिजर्व किया जाता है जनजातियों को, और मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं, और ये यूजुअली बड़ा होता है क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो कहीं भी चले जाते हैं, उनकी कोई प्रॉपर बाउंड्री इतनी नहीं होती। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं इसके अंदर जो हमारी डाइवर्सिटी होती है, यानी बायो डाइवर्सिटी होती है, उसको प्रिजर्व किया जाता है। इसमें जो हम कह सकते हैं ट्राइबल लोग जो होते हैं, पीपल होते हैं, उनको भी प्रिजर्व किया जाता है, मतलब उनको भी एक तरह से क्या किया जाता है, उनका भी ध्यान रखा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। और होप सो ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी किस जो है यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इसे कौन सा स्टेटस दिया है? तो भारत सरकार ने स्टेटस दिया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का। पहले जो महारत्न कंपनियां होती थी वो 10 होती थी, और अब एक और ऐड हो गई है, तो महारत्न कंपनी हो गई है 11। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हेडक्वार्टर्स की बात करें, न्यू दिल्ली, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर्स हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उनके आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे न्यू दिल्ली के अंदर, हमारी जो कैपिटल है। अगर बात करें एस्टैब्लिश कब किया गया था पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को, तो 16 जुलाई 1986 को एस्टैब्लिश किया गया था। और अगर चेयरमैन एंड एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो ये हो जाएंगे रविंद्र सिंह ढीलो। यहाँ पे हम उनकी इमेज भी देख पा रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि गवर्नमेंट कैसे स्टेटस देती है कि ये महारत्न है, नवरत्न है, मिनी रत्न है, अलग अलग कंपनियों को कैसे दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी देखिए। ओके, तो पहला तो यही है कि जो भी कंपनी महारत्न बन रही है उसके पास नवरत्न का स्टेटस होना चाहिए। एवरेज नेट वर्थ जो होती है वो 15,000 करोड़ होनी चाहिए पिछले 3 साल की, या हम कह सकते हैं जो एवरेज एनुअल टर्नओवर होता है, सेल होती है, वो 25,000 करोड़ होनी चाहिए 3 साल के लिए। और इसके अलावा जो कंपनी है वो लिस्टेड होनी चाहिए इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, और मिनिमम प्रिस्क्राइब जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है जो भी सेबी के अकॉर्डिंग आती है, यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनको उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। एंड एवरेज एनुअल नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट जो होता है टैक्स देने के बाद वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स का। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि महारत्न कंपनी की हैं। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट किया हुआ है महारत्न कंपनीज कौन कौन सी हैं, 10 ये हैं, और 11वीं जो है वो बन गई है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जिसको हम बोलते हैं भेल बोलते हैं, भारत पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसको BPCL बोलते हैं, एक होता है CIL बोलते हैं, फिर है गेल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, NTPC हो गया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, देन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, एंड देन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। और अब 11वीं जो है हमारे पास महारत्न कंपनी बन गई है PFCL, यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और यहाँ पे नवरत्न कंपनीज भी लिस्टेड है, उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज किस संगठन ने 12 अक्टूबर 2021 को अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप के देशों का एक समूह है, और इसमें टोटल कंट्रीज की बात करें तो वो है 27। यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्टार्स हैं यहाँ पे, यूरो का ये सिंबल है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है एक तरह से ऋण देने के लिए जो बॉन्ड होता है ना, मतलब एक तरह से पेपर के ऊपर लिख दिया जाता है कि मैं आपको इतने करोड़ रुपीस का ऋण जो होता है, लोन क्रेडिट दे रहा हूँ, तो वो बॉन्ड हो जाता है। फिर इसके आगे ग्रीन वर्ड हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। एनवायरनमेंट मतलब ग्रीनरी से जुड़ा हुआ है,
तो उसके मतलब प्रमोशन के लिए यहाँ पे जुड़ा हुआ होने के कारण ग्रीन यहाँ पे लगाया गया है, ग्रीन बॉन्ड। इंडिया में अगर हम बात करें किस बैंक ने सबसे पहले जो ग्रीन बॉन्ड है वो जारी किए थे, तो ये जारी करने वाला था यस बैंक, जिसको 2004 के अंदर राणा कपूर जी के द्वारा बनाया गया था, राणा कपूर। और कुछ साल पहले यस बैंक काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत में हो गया था, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, फिर एसबीआई ने यहाँ पे इस बैंक को अपने हाथों में ले लिया सो दैट कि यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ अच्छी हो जाए। और अभी करंटली इसके सीईओ जो है वो है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार इसके सीईओ और एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे पास कंट्रीज़ हैं यूरोप की, जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, 27 कंट्रीज़ हैं टोटल यहाँ पे। कुछ कंट्रीज़ आप देख सकते हैं लाइक फ्रांस है, स्पेन है, डेनमार्क है, बुल्गारिया है, फिनलैंड है, लातविया है, माल्टा है, एस्टोनिया, स्लोवेनिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये हट गया, यूनाइटेड किंगडम इज नाउ नॉट द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। जर्मनी है, पुर्तगाल है, ग्रीस है, रोमानिया है, साइप्रस है, नीदरलैंड है, चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है, हंगरी है, स्वीडन है, इटली है, क्रोएशिया है, लग्जमबर्ग है एंड लिथुआनिया है। तो दीज आर द 27 कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ओके, नेक्स्ट इज किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं और हम यहाँ पे इमेज देख सकते हैं अतुल कुमार गोयल जी की। तो AK गोयल जो हैं, जो कि यूके बैंक के, यानी यूको बैंक हम कह सकते हैं, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक के जो MD हैं, उन्हें अब करंटली अपॉइंट किया गया है उन्हें अपॉइंट किया गया है इंडियन बैंक एसोसिएशन, यानी हम बोल सकते हैं शॉर्ट में IBA का अध्यक्ष। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई हुई है, यूको बैंक से हैं ये। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे राज किरण राय जी, जो कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के हेड थे, लेकिन अब अतुल कुमार गोयल जी ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट इज एक और न्यूज़ है यहाँ पर, देखिए एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो है, इसके CEO एंड MD जो है वो री इलेक्ट हुए हैं, दोबारा से इनको चुन लिया गया है एंड इनका नाम है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी जी कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड टर्म जो है, इनको 3 साल के लिए दोबारा से चुना गया है एक्सिस बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये RBI के द्वारा डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है कि यहाँ पे हम इमेज देख पा रहे हैं जो कि फाउंडर हैं बिटकॉइन के। बिटकॉइन जो कि आपको पता है क्रिप्टो करेंसी जिसको बोलते हैं, वर्चुअल करेंसी बोलते हैं। तो इनके नाम का पहली बार दुनिया में स्टैचू जो होता है उसका अनावरण किया गया है, किस कंट्री के द्वारा? जिसका नाम है, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट के द्वारा। और इनका नाम क्या है इन पर्सन का? इनका नाम है सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो जो हैं बिटकॉइन के फाउंडर हैं और इनका पहली बार इनका स्टैचू का अनावरण किया गया है बुडापेस्ट, हंगरी की कैपिटल के अंदर। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर कंट्री नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की है और इन्होंने लीगल स्टेटस दे दिया है अपनी कंट्री के अंदर इस बिटकॉइन को एज अ करेंसी। तो यहाँ पे बिटकॉइन का आप सिंबल देख सकते हैं, यानी जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता, जो वर्चुअल फॉर्म में यूज होती है। एक वायरस आया था, इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? बैंक्स के अंदर। PNB पंजाब नेशनल बैंक, इंडिया में भी अटैक हुआ था ऐसा। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर क्या हुआ था, उनके सबके जो होते हैं ना एक तरह से बैंक्स के लॉक लग गए थे, तो वहाँ पे मतलब एक फिरौती मांगी गई थी और वायरस जो था जिसने अटैक किया था उसका नाम था रैनसमवेयर, और रैनसम का मतलब ही होता है फिरौती मांगना। तो बैंक को इतनी जो अमाउंट होती है, जो डिमांड की गई थी वर्चुअली उनसे बिटकॉइन की फॉर्म में, वो देनी पड़ी थी। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो फाउंडर हैं क्रिप्टो करेंसी के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सतोशी नाकामोटो। एंड एल सल्वाडोर कंट्री ने लीगल स्टेटस दे दिया है बिटकॉइन को अपनी कंट्री के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे है एल सल्वाडोर, ये देखिए एल सल्वाडोर कंट्री है, यहाँ पे USA है, देन मैक्सिको है,
देन यहाँ पे एल सल्वाडोर है, एंड इसकी कैपिटल की बात करें तो वो है सैन सल्वाडोर। कैरिबियन सी है, यहाँ पे कंट्रीज देख सकते हैं आप, हैती है, वेस्ट इंडीज है, पनामा कनाल है। पनामा कनाल जो है वो किस किस को जोड़ती है, पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सी को आपस में जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, इनका पूरा नाम है जस्टिन पियरे जेम्स ट्रूडो, और इन्हें फॉर द थर्ड टाइम लगातार तीसरी बार ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और ये किस पार्टी से आते हैं, लिबरल पार्टी 2013 से हैं इसका मतलब लीडर बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए जस्टिन पियरे जेम्स ट्रूडो PC MP इज अ Canadian politician and retired educator who is the 23rd and current Prime Minister of Canada since November 2015 and the leader of the Liberal Democratic Party। तो यहाँ पे 3 साल का टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक पैनल जो कि डेवलप करेगा NCF को, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को, और जो ग्रेड करेगा CBSE NCERTs को। तो इसके पैनल के हेड कौन बनाए गए हैं, ये फॉर्मर इसरो के चीफ हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं इनका नाम है के कस्तूरी रंजन। के कस्तूरी रंजन जी ने एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में जो आई थी इसके भी हेड बने थे। हमारी कंट्री में 3 बार एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। कब कब आई थी, एक बार आई थी 1968 के अंदर जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और उस टाइम एक नया रेवोल्यूशन हुआ था एजुकेशन के अंदर, KVS केंद्रीय विद्यालय खोले गए थे। देन 68 को ही अपोजिट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 86। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी के ही सुपुत्र थे राजीव गांधी जी, और उस टाइम नया इनिशिएटिव आया था इनके नाना जी के नाम पे, जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए थे। और तीसरी बार अब जो इनिशिएटिव है उसमें प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो नो डाउट बताने की ज़रूरत नहीं है, मोदी जी हैं, एंड हेड की बात करें तो वो हो जाएंगे के कस्तूरी रंजन, जो कि इसरो के भी चीफ रह चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 चीफ मिनिस्टर मिले हैं पंजाब को, मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी जी, एंड ओथ इनको दिलाई गवर्नर ने। एंड अगर हम बात करें कि पंजाब के गवर्नर कौन है, उनका नाम हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित जी, जो कि पहले तमिलनाडु में गवर्नर थे। और अगर हम पंजाब के साथ साथ एक और चीज़ होती है, जो पंजाब के गवर्नर होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल या हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं किसके, चंडीगढ़ के, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रशासक होते हैं वो ऑटोमेटिकली चंडीगढ़ के, तो चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम भी हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित। उसके बाद देखिए पंकज अडवाणी जो हैं, जो कि बहुत बड़े स्नूकर बिलियर्ड के प्लेयर हैं, इन्होंने अपना 24th वर्ल्ड टाइटल जो हुआ था दोहा के अंदर वो अपने नाम पे कर लिया। यहाँ पे हम उनको ट्रॉफी के साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिनो, यानी फिनो की फुल फॉर्म है फिकर नोट पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक यहाँ पे इन्होंने अपॉइंट किया है पंकज त्रिपाठी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर उन्हें चुना गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। और यहाँ पे कुछ और ब्रांड एम्बेसडर भी दिए हुए हैं, वन प्लस वेयरेबल्स के जसप्रीत बुमराह एंड वेयरेबल्स, ओके। एंड यूरो जो स्पोर्ट है उसके हैं जॉन इब्राहिम, होम लेन के हैं MS धोनी, उसके बाद हैं ओके एमवे इंडिया की हैं मीराबाई चानू, एंड टैग के हैं रोहित शर्मा क्रिकेटर जो है। फिनो मतलब फिकर नॉट, ओके। नेक्स्ट इज MS धोनी को सेलेक्ट किया गया है मेंटोर इन द 2020 वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2007 के अंदर पहली बार कैप्टन यहाँ पे बने थे, तो कैप्टन की फॉर्म में इन्होंने ही जीता था 2020 वर्ल्ड कप, एंड 2021 के मेंटोर ऑफ द टीम इंडिया इन 2020 वर्ल्ड कप। तो हम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एंड वी विशेस आर बेस्ट कि वो बहुत अच्छा करें। एंड ओके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन यहाँ पे किनको चुना गया है फर्स्ट वुमेन एंड सेंट्रल अमेरिका
सेक्रेटरी जो है जनरल अंकटेड की, जिनको हम UNCTAD भी बोल सकते हैं, जो कि एजेंसी है UNO की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहले अंकटेड की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म के अंदर ही पूरा नाम समाया हुआ है, इनका पूरा काम भी समाया हुआ है कि ये ट्रेड व्यापार के लिए और डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। तो इनका नाम है रिबिका ग्रेन्सपैन, जो कि कोस्टा रिका से आती हैं। अंकटेड के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ऑर्गन्स की बात करें तो 6 ऑर्गन्स होते हैं UNO के, और यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है, SSCT। एस से हो जाएगा सेक्रेटरीट, और एक एस से हो जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है, सी से हो जाता है कोर्ट, और यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, टी से हो जाएगा यहाँ पे टी से है ट्रस्टीशिप काउंसिल जो अब वर्क नहीं करती है। ई से यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ई से है इकोसोक जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो होती है, और ए से हो जाता है असेंबली यानी महासभा। और अभी करंटली 76 नंबर की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एल सेल्वाडोर जो कैपिटल है, सैन सेल्वाडोर हो जाएगा, कोस्टा रिका यस यहाँ पे है। तो नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है, इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो होता है वो यहाँ पे एक तरह से उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन्होंने एक्वायर कर लिए हैं, जो कि 2030 तक एक्वायर करने थे। तो इसके लिए इन्हें एक प्राइज़ भी दिया गया है, और यहाँ पे है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश जिनका नाम है शेख हसीना। यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स की बात करें 193 मेंबर्स हैं, और इंडिया की तरफ से अगर अभी रिप्रेजेंट किया स्नेहा दुबे ने, और यूनाइटेड नेशन की मीटिंग्स की बात करें तो ये 76 नंबर की थी। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।